डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का एसएस इंटर कॉलेज मुस्तफ़ापुर की वीडियो क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 12 की अभी तक आपने जो क्लास पढ़ी हैं, पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, तो अभी तक आपने पढ़ा कि पौधों में 3 प्रकार का जनन होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। तो उसके आगे की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो अभी आप लोग इस आज की क्लास में पढ़ेंगे कि आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र कैसे पूरा होता है। आप वंस अगेन यू ऑल ऑफ मोस्ट वेलकम इन SSIC ऑनलाइन क्लासेज मुस्तफ़ापुर फतेहपुर। आप सभी का एसएस इंटर कॉलेज मुस्तफ़ापुर की वीडियो क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा, मैं जीव विज्ञान प्रवक्ता नवनीत वाजपेयी आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र कैसे पूरा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग ध्यान दें कि जो पुष्प होता है, पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। मादा जननांग के रूप में जायांग होता है और नर जननांग के रूप में पुंकेसर होते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार के पुष्प में दोनों नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण होता है। तो पुष्प में ही सूक्ष्म बीजाणु जनन होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा जो है सूक्ष्म बीजाणुधानी का निर्माण होता है और सूक्ष्म बीजाणुधानी में परागकोषधानी का विकास होता है। इसके साथ परागकोषधानी में जब परागकोषधानी का विकास होता है तो परागकोषधानी में परागकोष का निर्माण होता है। परागकोष इसके अंदर निर्मित होते हैं और परागकोष जब निर्मित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद परागकोषधानी की दीवार फट जाती है और ये जो परिपक्व परागकोष होते हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकोषधानी के फटने पर बाहर आ जाते हैं और ये परागकण निर्मित हो जाते हैं। परागकण निर्मित होने के बाद चूंकि जो परागकोष होता है वो नर युग्मकोद्भिद के रूप में होता है, इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है और ये पौधे के जीवन इतिहास की एक अवस्था होती है जिसको परागकण कहा जाता है, पॉलन ग्रेन कहा जाता है। इसकी अंदर की दीवार पतली, बाहर की दीवार मोटी होती है, जैकेट लेयर होती है और इसको बीचों बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तरह से परागकण का निर्माण हो जाता है और जिसको नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। उसके बाद इसी पुष्प से मैंने बताया कि आप पहले भी जान चुके हो कि निषेचन होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का होना आवश्यक है। तो एक तरफ आपने देखा कि किस प्रकार से नर युग्मक का विकास हुआ। अब दूसरी तरफ पुष्प में मादा युग्मक यानी गुर बीजाणु जनन होता है, जिसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस का निर्माण गुर बीजाणुधानी में होता है, जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। और मेगा स्पोरेंजियम का जब निर्माण हो जाता है तो इससे जायांग का विकास होता है, जिसको पिस्टिल भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको पिस्टिल कहा जाता है। अब जायांग का विकास जो होता है, इसमें मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोष का निर्माण होता है। अब भ्रूणकोष का जो निर्माण होता है इसको ही कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद, जिसको परिपक्व भ्रूणकोष भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना कैसे होती है स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दें। एट द व्यू ऑफ नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मादा युग्मकोद्भिद में पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे ऊपर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो जो सबसे ऊपरी 2 कोशिकाएं होती हैं उन्हें ध्रुवीय कोशा कहते हैं और उसके नीचे अंडकोशा पाई जाती है। बीचों बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब होता है कि जब गुणसूत्र आपको पेयर में दिखाई दें, जब गुणसूत्र की संरचना पेयर में दिखाई दे तो इस अवस्था को कहा जाता है द्विगुणित। और जब गुणसूत्र सिंगल आपको दिखाई दे, इस प्रकार से दिखाई दे, तो इसको अगुणित कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये ध्यान देना, यहाँ पर ये अगुणित अवस्था होती है और ये द्विगुणित अवस्था होती है। यानी जब क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जब द्विगुणित हो जाते हैं तो ये अवस्था कहलाती है द्विगुणित, और जब एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स सिंगल दिखाई देते हैं तो इसको अगुणित कहा जाता है। अब इसके नीचे जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, सबसे नीचे की तरफ इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल्स और एग सेल, ये संरचनाएं मादा युग्मक उद्भिद में पाई जाती हैं। और ये सभी कोशिकाएं, जो सभी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी कोशिकाओं में ध्रुवीय कोशिका विलुप्त हो जाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस रिमेन होता है, बचा रहता है। तो सभी लोग आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से सुनेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जिस तरह से आपने देखा कि नर युग्मक उद्भिद का विकास हुआ, उसी तरह से मादा युग्मक उद्भिद का विकास हो जाता है। एक तरफ मेल गैमीट बन जाता है, दूसरी तरफ फीमेल गैमीट बन जाता है। और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने के बाद दोनों में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और दोनों में जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर, ये जहाँ पर वर्तिकाग्र होती है, पुष्प की संरचना आप देख रहे हैं जहाँ पर वर्तिकाग्र पर इसका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। और जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है, एक परागनलिका होती है जिसको पॉलन ट्यूब कहा जाता है। पॉलन ट्यूब में क्या होता है कि परागनलिका में बीजांड में प्रवेश करता है। जैसे ही परागनलिका भ्रूणकोश में, यानी जिसको एम्ब्रायो सैक कहा जाता है, इसमें जैसे ही प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो मेल गैमीट होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे ही नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं तो यहाँ पर द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन आवृतबीजी पौधों में होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राथमिक केंद्रक होता है, स्टूडेंट्स ध्यान देने की बात है कि जो प्राथमिक केंद्रक होता है वो प्राथमिक केंद्रक द्वितीयक केंद्रक से फर्टिलाइज होता है और बनाता है तृतीयक केंद्रक। क्या बनाता है? तृतीयक केंद्रक बनाता है। तो जब तृतीयक केंद्रक बनता है तो इसी संरचना को, इसी घटना को कहा जाता है द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन का वर्णन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, एस.जी. नवासिन, इनका नाम था एस.जी. नवासिन, एस.जी. नवासिन ने किया था। ये अभी तक आपने इनके जीवन इतिहास में देखा कि निषेचन से पूर्व होने वाली सभी घटनाएं थी। ये घटनाएं जो अभी तक आपने देखा, ये सभी निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब निषेचन के बाद पुष्प में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले कौन से परिवर्तन होते हैं? भ्रूण का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रायो का निर्माण होता है, भ्रूणपोष एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होता है, बीज का निर्माण हो जाता है और फल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका पूरा जीवन इतिहास पूरा होता है। तो इसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र। आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र, आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले पुष्प होता है, एक तरफ नर युग्मक का विकास होता है, दूसरी तरफ मादा युग्मक का विकास होता है। नर युग्मक के रूप में परागकण का निर्माण होता है, मादा युग्मक के रूप में युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। दोनों में निषेचन होता है और परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। यहाँ पर नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं, द्वितीय निषेचन होता है। द्वितीय निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का विकास होता है, बीज व फल का निर्माण होता है और इस प्रकार से फिर एक नया जीवन चक्र शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप सभी लोग ध्यान देंगे और आगे आपकी क्लासेज इसी तरह से चलती रहेंगी। एसएस इंटर कॉलेज मुस्तफ़ापुर फतेहपुर में आपको प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पर एसएस इंटर कॉलेज मुस्तफ़ापुर 1373 यूट्यूब चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब करें और डेली ऑनलाइन क्लास पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स।